नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लासों में अपन चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे के, चैप्टर 9 का एक सेशन भी हो चुका है। आज चैप्टर 9 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो समेकित बाल विकास सेवाएं के बारे में पूछा गया। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समेकित बाल विकास मतलब बच्चों का ओवरऑल करना है। समेकित इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो किस तरह का मतलब, तो बच्चों की जो भी आपको आर्थिक, सामाजिक और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट शारीरिक शारीरिक मानसिक और बौद्धिक स्तर का उनका विकास करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका निवारण, टीकाकरण और स्कूल ड्रॉप आउट जो रेट है स्कूल ड्रॉप आउट। तो इस तरह के से समग्र विकास अपने को डेवलप करना है। तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, समेकित बाल विकास से। अब ये कब प्रारंभ किया गया था, ये आपके 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया। ये डेट हमें याद रखनी। तो समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को डेवलप करना है। स्कूल की जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना है। शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना है। ये सारी इस तरह की जो भी कार्यक्रम है इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। सरकार के द्वारा एक योजना संचालित की गई, आस्था कार्ड योजना। तो इसका संबंध, तो नाम से तो कोई स्पष्ट है नहीं, तो हमें याद रखना होगा आस्था कार्ड उन लोगों के लिए, उन विशेष योग्यजनों के लिए ये स्कीम चलाई गई है। मतलब कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक लोग विशेष योग्यजन की कैटेगरी में आते हैं और उनके जो जीवन यापन है, उनका डेली रूटीन के जो काम हैं उनके करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो जिस फैमिली में 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन है, 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन है और उन वो भी कितने, 40% से अधिक है, 40% से अधिक उनकी निष्क्रियता है। तो उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया और इन सबको क्या, बीपीएल जैसी सुविधा, बीपीएल वाली जो सुविधा है वो इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं। खदानों, कारखानों, गिट्टी बनाने आदि कार्यों से धूल के संपर्क में आने वाले पीड़ितों को सिल्कोसिस पॉलिसी के तहत लाभान्वित करने से का ये भी पर्पज नहीं है। अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन, विशेष योग्यजनों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध कर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि आस्था कार्ड का संबंध किससे है। तो जो विशेष योग्यजन है जिनकी निष्क्रियता 40% से अधिक है और ऐसी फैमिली जिनमें 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन है, उनको बीपीएल की समकक्ष सुविधाएं प्राप्त दिलानी है। तो ये आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना। तो दिव्यांगों के पुनर्विकास के लिए एक योजना चलाई, एक कॉलेज खोला गया है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके जयपुर में स्थित है, याद रखना। जयपुर में कहाँ संचालित है, आपके जामडौली जयपुर में ये संचालित है। ठीक है, जयपुर इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट आंसर। आपके ऑप्शन में जोधपुर भी है, तो हमें पता होना चाहिए जोधपुर में महात्मा गांधी जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आपके जोधपुर में स्थित। पूछा जाए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपके जोधपुर में संचालित है। वहीं बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडौली में, स्वयं सिद्धा परिषद जामडौली में, जयपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? असत्य कथन के बारे में हमसे जानकारी पूछी गई है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। नाम से स्पष्ट है, जो कि विशेष योग्यजन है को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम चलाई गई सरकार के द्वारा। नाम से तो स्पष्ट है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं वो हमें देखना होगा। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 190 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित। अब इसके बारे में किस तरह कह सकते हैं कि ये सही है? ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। एक बार के लिए होल्ड रखेंगे, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में 98.04 लाख रुपए व्यय हुए। इसके बारे में भी आइडिया नहीं। चलिए एक बार के लिए होल्ड रखिए। ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए। तो यहाँ से हमें देखना होगा कि जो सी ऑप्शन है, इसके अंतर्गत किन विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है। तो यहाँ बताया गया कि जिनकी पारिवारिक आय के बारे में बताया। तो हमें याद रखना होगा, जो इस योजना के तहत पारिवारिक आय है, पारिवारिक आय है वो 2 लाख रुपए रखी, ना कि 5 लाख। पारिवारिक आय कितनी रखी गई है? 2 लाख रुपए से कम, जबकि यहाँ उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है कि उनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से। वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम नहीं, पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाए। अगला इन्होंने दिया है, इस योजना में विशेष योग्यजनों को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाए। तो ये भी बात हमें याद रखनी है कि इस योजना के तहत कितना स्वरोजगार संचालित करने के लिए 5 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है। कितना ऋण प्राप्त दिया जाएगा? 5 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है, जबकि पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से। तो हमें देखना होगा कि अक्सर अगर स्टेटमेंट इस प्रकार का दिया गया है तो वो गलत तो क्यों ही देगा। तो ये स्टेटमेंट तो अक्सर करके सही ही मिलेंगे, ठीक है। जो मेन बात थी स्कीम की वो ये थी, 2 ही पॉइंट थे स्कीम कि एक तो उनकी पारिवारिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, और उनकी जो योजना के तहत विशेष योग्यजनों को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत होगा, ये रॉन्ग हो गया। बाकी ये दोनों ऑप्शन राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य में विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान, कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करने के लिए? यहाँ से पदोन्नति में, प्रमोशन में, तो प्रमोशन में इनको 4% आरक्षण प्रमोशन में, ठीक है? और क्या लाभ दिए गए हैं इनके डेवलपमेंट के लिए? प्रमोशन में तो दे दिया आपको 4%, वहीं परीक्षा में अंकों में 5% की छूट है, और वहीं आयु में भी 5 वर्ष की छूट की है। तो ये 3 प्रावधान किए गए हैं। प्रमोशन में 4% का रिजर्वेशन, आयु में 5 वर्ष की छूट, और अंकों में भी 5 वर्ष की 5% का छूट दिया गया है विशेष योग्यता। यहाँ से ऑप्शन बी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है? आप देखिए, नाम से देख पा रहे हैं किस किस को लाभान्वित किया गया है। मतलब विधवा है, तलाकशुदा है, तलाकशुदा हैं और परित्यक्ता महिलाएं। मतलब कुल मिला के बात की जाए तो ये बात की गई है आपके एकल नारी की बात की गई। और जब एकल नारी की बात की गई तो यहाँ से आप स्कीम देख सकते हैं आपके ऑप्शन में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी महिला विकास शक्ति सदन, और मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो आपके विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है आपके मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, कितनी पेंशन किस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है? तो इसका एक तो इनकी जो वार्षिक आय के बारे में, वार्षिक आय है वो होनी चाहिए 48,000 रुपये से कम, तो लाभान्वित किया जाएगा। अब किस एज ग्रुप क्या रखा गया है? तो एज ग्रुप रखा गया है आपकी 18 वर्ष से अधिक। 18 वर्ष से एक तो रखा गया 75 वर्ष, और दूसरा 75 से अधिक। 18 से 75 और 75 से अधिक। तो 18 से 75 इसमें 1150 रुपये का प्रावधान है पेंशन का, और 75 से अधिक 1500 रुपये की पेंशन राशि प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है।
तो 18 से 75 तक 1150 रुपये का प्रावधान, और 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर आपके कितने रुपए की पेंशन, 1500 रुपए की पेंशन प्रोवाइड। तो ये मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत जो 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं उनको कितनी पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका आंसर होगा 1500 रुपये मासिक पेंशन कराई जाती है। दो एज ग्रुप हैं, 18 से 75 और 75 से अधिक, 1150 रुपये और 1500। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से और भी नाम दे रखे हैं, देखिए शक्ति सदन योजना का नाम दे रखा है। तो शक्ति सदन योजना क्या है, इसकी योजना के बारे में हमें देखना होगा। शक्ति सदन योजना, तो शक्ति सदन योजना के तहत उन महिलाओं को लाभान्वित किया गया है जो कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन, तो मतलब कठिन परिस्थितियां क्या होती हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और जिनका आर्थिक शोषण है, किसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है, घरेलू हिंसा है, इस तरह की जो महिलाएं हैं उनकी आम जीवन उनका बेहतर हो, आजीविका में सुधार किया जाए, इसके लिए ये शक्ति सदन योजना चलाई गई। बाकी आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है और इंदिरा गांधी महिला विकास योजना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प काली बाई भील उड़ान योजना का एक बताता है। देखना होगा काली बाई भील उड़ान योजना का संबंध किससे है। तो आपको पता है उड़ान योजना राजस्थान में संचालित है और इस योजना का जो उद्देश्य है महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य जागरूकता, और विशेष रूप से महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता में बात की गई है इसमें महामारी से, महामारी जागरूकता। ठीक है, अब इसके तहत क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसके तहत आपके 10 से 45 वर्ष की जो बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं, बालिका और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये काली बाई भील उड़ान योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति जागरूक करना है, खासकर महामारी जागरूकता। इसमें 10 से 45 वर्ष की जो बालिका और महिलाएं हैं उनको लाभान्वित किया जाता है और उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता प्रदान करना इस योजना का। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देखिए बहुत क्लोज है, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। अगर हमें करेक्ट आंसर पता है तो ही अपन टिक कर सकते हैं, अदरवाइज गलत होने के चांस है। चलिए, नवजीवन योजना का उद्देश्य क्या है। जैसे हमने पहले देखी थी एक शक्ति सदन योजना देखी थी, आपने देखा था कि कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं को लाभान्वित करना। इसी तरह से एक योजना और संचालित है नवजीवन, तो ये संचालित है जो उन लोगों के लिए जो अवैध शराब के बिजनेस में काम करते हैं। अवैध शराब, चाहे अवैध शराब का निर्माण की बात हो, चाहे उसके भंडारण, और चाहे वो उसका विक्रय करें। ठीक है, तो इन सब जो लोग हैं आज इस अवैध शराब के बिजनेस में लगे हो, उनकी आजीविका में सुधार, आजीविका में सुधार करना है और इस बिजनेस से, इस धंधे से इनको दूर करना है। तो ये नवजीवन योजना का उद्देश्य है। देख लीजिए, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों की आजीविका में सुधार करना योजना का उद्देश्य है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। यहाँ से आप देखिए डी ऑप्शन दे रखा है, राज्य में नशा मुक्ति अभियानों का क्रियान्वयन कर जागरूकता का प्रसार करना। वहीं शराब की बात की गई है, नशे की बात की गई, राज्य में नशा मुक्ति अभियानों का क्रियान्वयन कर जागरूकता का प्रसार करना। हाँ, गलत होगा, काफी क्लोज ऑप्शन है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल जो समुदाय हैं उनकी आजीविका में सुधार करना पर्पज है नवजीवन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से भी ये क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा था शक्ति सदन योजना, जिसके अंतर्गत जो
कठिन या विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं महिलाएं, जिनका घरेलू शोषण हो रहा है, आर्थिक बोझ है उनके ऊपर, तो ऐसी महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से इसके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई है आपकी शक्ति से। ठीक है, तो ऑप्शन अपना आंसर होगा। इसी तरह से सेम नवजीवन योजना के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई अवैध, जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा आपने, ये क्वेश्चन में ही दे दे, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों की आजीविका सुधार करने के लिए चलाई गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि नवजीवन योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति सदन योजना से पहले दो योजना संचालित थी, एक तो जैसे कि आपका स्वधार गृह और एक उज्ज्वला योजना संचालित थी, तो उन दोनों स्कीमों को मर्ज करके ना चलाई गई शक्ति सदन योजना के तहत इनको मर्ज कर दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र, जिसको कंपोजिट रीजनल सेंटर के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपके कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर जामडौली में। या तो ऑप्शन में आपको जामडौली भी मिल सकता है, जयपुर भी मिल सकता है, या दोनों जामडौली जयपुर इस तरह से भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु जो कंपोजिट रीजनल सेंटर है वो जामडौली जयपुर में संचालित किया गया है। वहीं बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो भी जयपुर जामडौली में संचालित है। वहीं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में बात करनी है। जैसा कि दे रखा है 2019 पॉलिसी है, तो 3 अक्टूबर 2019 को सरकार के द्वारा जारी की गई, राजस्थान सरकार के द्वारा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो हरियाणा यहाँ से सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला पहला राज्य था और राजस्थान दूसरा राज्य था। क्योंकि अक्सर हम काफ़ी पॉलिसीज या काफ़ी स्कीम्स ऐसी देखते हैं जिसमें राजस्थान अग्रणी रहता है, प्रथम स्थान पर रहता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो सिलिकोसिस नीति के तहत राजस्थान दूसरा राज्य है इसको। अब इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, तो सिलिकोसिस नीति के तहत जो खदानों में काम करने वाले हैं, कल कारखानों में कार्य करने वाले हैं, और गिट्टी, बजरी और आपके कौन मूर्तिकार हैं, उनको इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा। क्या पैसे का प्रावधान किया गया है ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिलिकोसिस के प्रमाणीकरण हो जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड की जाए। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है, तो 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। लेकिन आगे और देखिए, अप्रमाणीकरण के पश्चात पुनर्वास हेतु उसके लिए एक मासिक पेंशन प्रोवाइड की जाती है। मासिक पेंशन, जो पेंशन की राशि है वो है आपके 1500 रुपये प्रति माह। 1500 रुपये प्रति माह उसको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। फिर तीसरी बात ये है कि भाई अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की सहायता के लिए मृत्यु होने पर परिवार की सहायता के लिए 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। ये भी बात हमें पूछी जा सकती है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि 2019 के तहत सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को कितनी सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है, तो 2 लाख रुपए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी रुपए मासिक पेंशन प्रोवाइड की जाती है, पता होना चाहिए 1500 रुपये मासिक पेंशन प्रोवाइड की जाती है। इसके आगे प्रावधान किया गया, तो अब जैसे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इसके पत्नी वगैरह हैं, तो पत्नी को एकल नारी योजना के तहत मतलब पेंशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो बच्चे हैं उनको पालनहार योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो सिलिकोसिस प्रमाणीकरण पर 3 लाख का प्रावधान है, मासिक पेंशन 1500 रुपये प्रति माह मिलेगी, और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और इनको फिर बच्चों को पालनहार योजना के तहत, पत्नी को आपके एकल नारी पेंशन योजना के तहत, वृद्धावस्था पेंशन योजना जो भी है जिसकी कैटेगरी में ये आएंगे, उस कैटेगरी के तहत इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित किया।
चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, सिलिकोसिस पॉलिसी के तहत सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रित को 2 लाख रुपए सहायता प्रदान, देखा था 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है। स्टेटमेंट है पहला। सेकंड स्टेटमेंट है, सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। प्रथम राज्य कौन सा था आपका? हरियाणा था। और राजस्थान तो कितनी है? दूसरे नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना होगा, हरियाणा प्रथम राज्य, राजस्थान द्वितीय राज्य। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट है वो अपना गलत है। क्या पूछा है? केवल कथन एक शब्द, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण रिसर्च हेतु महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो हमने अभी देखा, महात्मा गांधी जो दिव्यांग विश्वविद्यालय इसकी आपके जोधपुर में की गई है। वहीं बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके जामड़ौली जयपुर में संचालित है। और एक और कंपोजिट रीजनल सेंटर जो था आपके जामड़ौली जयपुर में संचालित दिव्यांगजनों पुनर्वासी। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, जोधपुर आंसर होगा। चलिए, अब मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान। तो सबसे पहले पता होना चाहिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का संबंध। तो आपको पता है, जो भी बच्चे यूपीएससी आरपीएससी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, इसके अलावा आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को कोचिंग उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुप्रति योजना संचालित की जा रही है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? पैसे का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है इन्होंने, इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए। तो पारिवारिक आय पता होना चाहिए, किन बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा इसके तहत? तो वे बच्चे जिनकी पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम, 8 लाख रुपए से कम होगी, और जिनके माता पिता सरकारी सेवा में नहीं होंगे, उन बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन राइट होगा 8 लाख रुपए, जबकि ऑप्शन में दे रखा है 10 लाख रुपए, ये स्टेटमेंट गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेटमेंट है, यदि लाभार्थी को कोचिंग के लिए अन्य शहर जाने पर आवास और भोजन हेतु 40,000 रुपए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध। ये बात सही है, कोचिंग तो निःशुल्क होगी ही, इसके अलावा अगर बच्चा दूसरे शहर में जाता है तो उसके आवास की व्यवस्था के लिए, अन्य शहर में रहने के लिए उसकी 40,000 रुपए की प्रोवाइड की जाएगी। ये अपना स्टेटमेंट सही है। यहाँ से देख सकते हैं कि सत्य कथन की पहचान करनी है तो स्टेटमेंट केवल दूसरा सही होगा। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इस योजना के बारे में इतनी ही बातें याद रखनी है कि जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, और दूसरे शहर में जाने के लिए वो 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सुखद दाम्पत्य योजना के तहत युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? ठीक है, तो हमें बताना है, एक स्कीम चलाई सरकार ने सुखद दाम्पत्य योजना के तहत, बताया गया कि यदि कोई युवा 80% से अधिक कोई दिव्यांगजन है उसको अपना जीवन साथी बनाता है तो उसके लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो जो एक, अगर यहाँ तो बात की गई है 80% दिव्यांगता की, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति को जीवन साथी बनाता है तो उसके सुखद दाम्पत्य के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि का दान किया गया है। पहले ये तो सामान्य केस में है 50,000 रुपए की सहायता, लेकिन जो ये केस किया गया है 80% वाला, 80% वाला जो केस है, इस केस में सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड की जाएगी। 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर का। सुखद दाम्पत्य जीवन, शादी के पश्चात जो पारिवारिक जीवन है वो आसान हो दोनों का, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए दोनों बातें याद रखनी है, 50,000 रुपए कब है, 5 लाख रुपए कब है। 50,000 रुपए सामान्य कंडीशन में है, जब एक नॉर्मल दिव्यांगता वाले को अपना जीवन साथी बनाता है, लेकिन 80% से अधिक कोई दिव्यांग है उसको अपना जीवन साथी चुनता है तो 5 लाख रुपए प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन है, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनवाड़ी में दाखिल अनाथ बच्चों को 25 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। सबसे पहले हमें पालनहार योजना के बारे में, पालनहार योजना,
तो ये इसमें दो कैटेगरी बनाई गई बच्चों के लिए। एक तो पहली कैटेगरी में देख लीजिए, पालनहार योजना की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी कैटेगरी में रखे गए अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चे मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। और कैटेगरी दूसरी बनाई गई कैटेगरी में रखे गए मतलब जिनके माता पिता में से किसी की एक की मृत्यु हो गई है, या जैसे माता की मृत्यु होगी और पिता को आजीवन कारावास है। जबकि दूसरा का ये कि पिता की मृत्यु होगी, माँ को आजीवन कारावास है। कुछ विधवा के बच्चे हैं, कुछ परित्यक्ता महिला हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सारे केस हैं वो वंचित वर्ग के बच्चे कहलाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन वंचित वर्ग में। फिर बच्चों को दो कैटेगरी में बांटा गया एज के हिसाब से, एक तो 0 से 6 वर्ष और 6 से 18 वर्ष। अब इनके लिए कुछ सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है, वो हमें देखना है। तो यहाँ से देख लीजिए कि अनाथ बच्चे जो कि 0 से 6 वर्ष की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको 1500 रुपये की सहायता राशि प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाएगी। अनाथ बच्चे जो कि 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत हैं, वो 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं अनाथ बच्चे जो से 6 से 18 वर्ष तक के हैं, उनको 2500 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है। कितना? 2500 रुपये प्रतिमाह। दोनों को याद रखना है, 0 से 6 वर्ष की कैटेगरी में 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष की कैटेगरी में 2500 रुपये का प्रावधान। जबकि वंचित वर्ग में देखिए, अब इनके तो देखो रुपए थोड़े से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि अनाथ बच्चे हैं, कोई भी इनके आगे पीछे नहीं है। जबकि वंचित वर्ग में कहीं ना कहीं इनके साथ महिला है, इनकी माँ है, ठीक है, या कोई ना कोई इनका सपोर्टिव है बजाय। तो इस केस में इनको थोड़ा पैसा कम मिलेगा। तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आपको प्रोवाइड मिलेंगे इनके 750 रुपये इस केस में मिलेंगे। और वहीं 6 से 18 वर्ष के आयु के 1500 रुपये से इनको प्रतिवर्ष प्रति माह लाभान्वित किया जाए। इसके अलावा इनको एक 2000 रुपये की सहायता राशि और दी जाती है। वो 2000 रुपये वर्ष में एक बार दी जाती है, वर्ष में एक बार। इसका क्या पर्पज है भाई? इनको वर्ष में एक बार स्वेटर मिल जाए, वो जूते आ जाए, स्कूल ड्रेस वगैरह तरह की चीज़ मिल जाए, तो 2000 रुपये वर्ष में एक बार और प्रोवाइड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पालनहार योजना की 0 से 6 वर्ष की 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनबाड़ी में दाखिल अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति। गलत बात है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं वो कितने? 1500 रुपये दिए हैं, ना कि 25। 2500 तो किसको दिए जाते हैं? 2500 तो दिए जाते हैं जो 6 से 18 वर्ष के को दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, इस योजना के अंतर्गत श्रेणी ख में अन्य वंचित वर्ग के 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को 1500 दिए जाते हैं। इनको 1500 इनको नहीं दिए जाते। इनको 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं, 750 रुपये। जबकि 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको कितने? उनको दिए जाएंगे 1500 रुपये। इसका मतलब ये तो दोनों स्टेटमेंट अपने गलत हो गए। तो देखिए, कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, गलत हो गया। कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य, गलत। कथन एक असत्य है, कथन दो भी असत्य है। तरह से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। पालनहार योजना के बारे में ये जो सहायता राशि है इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, बार बार कन्फ्यूजन करता है, कभी कोई ना कोई सा डेटा इसमें से पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्कीम राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और इस योजना के तहत आपको पता है विद्यालयों में स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो उच्च प्राथमिक 8वीं तक के बच्चे हैं, उनको दूध उपलब्ध। ठीक है, और ये 22/11/2022 से संचालित की गई। 22/11/2022, 22 नवंबर 2022 से ये योजना शुभारंभ की गई थी। और इसके तहत आपको पता है विद्यालयों में मिल्क दूध उपलब्ध कराया जाता है, और 0 से 8वीं तक के बच्चों, उच्च प्राथमिक तक के बच्चों के, ठीक है, उपलब्ध कराया जाता है। ये बात सही है। और पहले इसमें मतलब ये प्रावधान था कि मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन वर्तमान में सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है,
फिर ये दूध उपलब्ध कौन कराता है? ये आपकी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF के द्वारा ये मिल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक सामान्य सी बातें हैं। 22/11/2022 से संचालित बच्चों को, जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको दूध उपलब्ध कराया जाता है। सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है और RCDF के द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है। देख लीजिए, यह योजना 22 नवंबर 2022 से संचालित है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इसके तहत सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाता है। गलत हो गया, वर्तमान में तो है, लिखा है वर्तमान, तो वर्तमान में तो 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए गलत हो गया। तो आप देख लीजिए, सत्य कथन बताना है तो कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य। ये ऑप्शन ही अपना राइट आंसर। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना की बात की गई और 18 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनधारी को प्रतिमाह कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाए? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना है, ठीक है। इसके तहत दो कैटेगरी आपकी बनाई गई हैं, एक तो 18 से 75 वर्ष और दूसरी कैटेगरी है 75 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो जो निःशक्त हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, 2009 से संचालित है। जो भी निःशक्त जन है उनको लाभान्वित इसके द्वारा किया जाता है। तो कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसमें आपके 1150 रुपये की राशि का प्रावधान है और 75 वर्ष से ऊपर आपको 1500 रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना होगा, 75 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं योजना के तहत, उनको अपने को 1250 रुपये की राशि का प्रावधान, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है, काफ़ी कई बार कंफ्यूज करता है। तो 18 से 75 वर्ष के जो आयु के निःशक्त हैं उनको 1150 रुपये की राशि दी जाएगी, जबकि 75 वर्ष से जो आयु के अधिक के आयु से सॉरी 75 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनके लिए 1250 रुपये की राशि का प्रावधान। तो इसने पूछा है अपन से कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से जो कम आयु के हैं, मतलब इस कैटेगरी में जो लाई करेंगे, उनके लिए पेंशनधारी को प्रति माह कितनी? तो 1150 रुपये की पेंशन प्रोवाइड की जाती है। बी ऑप्शन। ऑप्शन भी अपने को दोनों ही मिलेंगे और अन्य स्कीम, कई भी स्कीम ऐसे भी हैं जिनमें 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय निःशक्त जन जो पेंशन योजना है उसके तहत 1250 रुपये की राशि का प्रावधान। आप देख लीजिए, इस कैटेगरी के अंतर्गत 18 से 75 वर्ष में 1150 रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के संबंध। तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। वृद्ध जनों के सम्मान के लिए उनकी एक पेंशन, सामाजिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाती है। क्या प्रावधान किए गए हैं? किसको वृद्धावस्था की कैटेगरी में रखा जाएगा? सीधी सी बात करेंगे, पुरुष और महिला की बात करेंगे। तो पुरुष जो 58 वर्ष से ऊपर है, 58 से प्लस, और महिला वो 55 से ऊपर है, 55 प्लस, वो इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और दोनों को प्रावधान किया गया है 1150 रुपये की पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब वहीं कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उसके लिए 2500 रुपये प्रति माह मिलेगी, और सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों स्कीम हम देख चुके हैं। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है तो उसके लिए 1500 रुपये की राशि इसके तहत प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित, सिलिकोसिस वालों को 1500 रुपये, कुष्ठ रोग से 2500 रुपये। महिला और जो पुरुष हैं उनको कंडीशन देख पा रहे हैं आप, पुरुष 58 प्लस, महिला 55 प्लस, दोनों को 1150 रुपये की पेंशन मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट एक बात और है, इनकी जो पारिवारिक आय के बारे में बात की, इनकी जो पारिवारिक आय है वो कम होनी चाहिए आपकी 48,000 से कम। क्या पारिवारिक आय? ये पारिवारिक आय का प्रावधान है, 48,000 से कम होनी चाहिए, उनके तहत इस तरह से इनको लाभान्वित किया। देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। 1000 रुपये का नहीं, 1150 का, ये गलत हो गया। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों के लिए 1500 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है, नहीं, 1150 रुपये का ही पेंशन मिलेगी। और सिलिकोसिस है तो 1500 मिलेगा, कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो 25 रुपये मिलेगा। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत हो गए।
देख लीजिए, कथन 1 सही है, गलत, कथन 2 सही है, ये भी गलत, दोनों गलत, और कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राजस्थान में जिला स्तर पर कितने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक गठन किया गया है, संरक्षण अधिनियम बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और इसके लिए निवारण मंच जिला स्तर पर भी। तो जिला स्तर पर जो बनाए गए हैं उनकी संख्या के बारे में हमसे पूछा गया। तो जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है वो राज्य में 37, ठीक है, टोटल 37 कार्यरत हैं। तो 37 में से हमें याद रखना होगा कि अगर जयपुर में पूछा जाए कि भाई जयपुर में कितने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैं, तो वो आपके जयपुर में 4 हैं, वहीं आपके जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में 2, जयपुर में 4, बचे कितने हैं 6, 31 जो है स्थापित। 37 ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बारे में हम देख चुके हैं। इस योजना के तहत एकल नारी जैसे कि परित्यक्ता है, विधवा है, तलाकशुदा महिलाएं, उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, इस योजना के पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक 75 वर्ष से कम है वो 1150 रुपये प्रति माह जाती है। 18 वर्ष से जो 75 वर्ष के मध्य की जो महिलाएं हैं उनको पेंशन राशि की बात की गई तो 1150 रुपये। अगली स्टेटमेंट क्या है, वे पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तो 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। तो इस योजना के तहत जो 75 वर्ष से अधिक आयु है, 75 प्लस है, उनको 1150 रुपये नहीं, इनको 1500 रुपये की राशि का प्रावधान है। ये भी बात हम देख चुके, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो वे पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है वो 1200 नहीं 1500 रुपये की पेंशन राशि प्रोवाइड की। फिर बात की योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बात भी 48,000 रुपये की जो वार्षिक आय है, पारिवारिक आय है, वो 48,000 से कम होनी चाहिए। ये भी सही है। याद रखना, 18 से 75 वर्ष के मध्य 1150 रुपये का पेंशन, 75 प्लस होने पर 1500 रुपये की पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, और जो पारिवारिक आय है वो 48,000 से कम होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन अपना आंसर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को दी जाने वाली पेंशन राशि में क्रमशः केंद्रांश व राज्यांश कितना है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो विधवाओं को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। लेकिन हमें याद रखना होगा कौन से वे लोग जो केवल कैटेगरी में आते हैं बीपीएल कैटेगरी, तो जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और विधवा हैं उनको ही इस स्कीम के तहत लाभान्वित। तो इसमें भी 2 प्रावधान किए गए हैं, एक तो आपके 40 वर्ष से और कितना 75 वर्ष, ठीक है, पहली कैटेगरी में जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष तक है, दूसरी कैटेगरी 75 प्लस वाली है। तो हमसे पूछा गया है इसके अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन, 80 वर्ष से अधिक इसका मतलब 75 प्लस हो गया है, तो 80 वर्ष से अधिक का मतलब 75 प्लस है, तो इसके अंतर्गत तो आपको 1500 रुपये की पेंशन राशि प्रोवाइड की जाती है। अब लेकिन इस 1500 रुपये में हमें पता होना चाहिए जो 500 रुपये हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, और जो 1000 रुपये हैं वो आपके किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बचे हुए इस कैटेगरी के अंदर 40 से 75 वर्ष के अंतर्गत वही 1150 रुपये की पेंशन का प्रावधान किया गया है। यहाँ से अपना आंसर क्या होगा, 500 और 1000। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमें क्या बताना होगा, केंद्रांश के बारे में बताना होगा जो कि 500 है, फिर उसके बाद हम राज्यांश की बात करेंगे 1000, जबकि ऑप्शन में आपके सामने 1000 और 500 भी, क्योंकि 1000 रुपये फिर किसका हो जाएगा, केंद्रांश हो जाएगा, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग से ठीक हुए विशेष योग्यजन व्यक्ति को कितनी पेंशन प्रदान की जाती है। तो हमने देखा अभी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित विशेष योग्यजन हैं उनके लिए 2500 रुपये की जो राशि है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है,
तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री विशेष योगजन योजना के तहत जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनके पुनर्वास हेतु 2500 रुपये प्रोवाइड की। क्वेश्चन है अपना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किस संगठन, उन संगठन की कंडीशंस बतानी है जहां पर अगर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं उनके निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन। तो पहला ऑप्शन है उन संगठनों में जहां महिला कर्मचारियों की संख्या 50%। दूसरा ऑप्शन है उन संगठनों में जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। केवल सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा, किसी भी संगठन में चाहे कर्मचारी कितने भी। तो का जो राइट आंसर होगा वो ये है कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन उन संगठनों में किया जाएगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कोई भी तो जहां 10 से अधिक कर्मचारी अगर कार्यरत हैं तो उनको आंतरिक शिकायत करना। ऐसे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। और ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया।